नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बहुसंस्कृतिवाद के इस भाग 2 में, भाग 1 में हम लोगों ने चर्चा की थी कि बहुसंस्कृतिवाद की संक्षिप्त रूपरेखा कि आखिर क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों बहुसंस्कृतिवाद का कंसेप्ट आया और क्या है वो। तो हम सर से आज इसी कड़ी में आगे प्रश्न पूछेंगे। और सर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज के दिन का पहला प्रश्न है इस भाग 2 का, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद को पहचान, प्रतिष्ठा, पुनर्वितरण, प्रतिनिधित्व की राजनीति के रूप में भी देखा जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके इस पर? बहुत आभारी हूँ कुलदीप तुम्हारा कि तुम इस बार थोड़ा जल्दी समय निकाल पाए और हम लोग आज बहुसंस्कृतिवाद की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने जो अभी सवाल पूछा उसमें यह जो पहचान, पुनर्वितरण, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा की राजनीति जो है उसमें ये सारे वेरिएबल को अलग अलग करके नहीं देखते हैं। मैं पहले एक उदाहरण से इसको समझा लूँ, इसके बाद आगे बातचीत करेंगे। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जो होती है वह जो वितरण का काम करती है, उस वितरण के लिए लोगों को पहचानती है। पहचानने का मतलब यहाँ है कि किन लोगों को लाभ देना है और किन लोगों को लाभ से वंचित किया जाना है। ये दोनों काम सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सभी करते हैं। और ये जरूरी इसलिए होता है कि यदि हमको कुछ चीज़ों को देना है, वो सर्विस के रूप में हो सकती है, प्रतिष्ठा के रूप में हो सकती है, प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है, या फिर ऐसे नौकरी देना है कुछ लोगों को स्कूलों में एडमिशन देना है, तो उस पूरे प्रक्रिया में हमें लोगों को पहचानना पड़ता है कि हमें किन लोगों को ये सब सुविधाएं देनी है। जी सर। और ऐसा करने के लिए हमको लोगों को पहचानना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में राज्य या समाज ऐसा नहीं चाह रहा होता है कि वह कुछ लोगों को लाभ से वंचित करे, लेकिन समाज और राज्य के पास जब इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह सभी मांगों को पूरा कर सके, तो ऐसी स्थिति में वह किसी तरह के मजबूरी में ही ऐसा करता है। लेकिन उसको करना पड़ता है कि वह कुछ प्राथमिकताएं तय करे कि भाई इस समय हमको इस खास समूह को कुछ लाभ देना है और फिर आने वाले समय में किसी दूसरे समूह को देना है। तो ऐसी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के क्रम में राज्य क्या करता है? पहचान बनाता है, पहचानता है लोग। या यह जो पहचान होता है वह पहचान हमेशा वही नहीं होता है जो लोगों ने अपनी ओर से बना के रखा हो, समाज ने बना के रखा हो। अब राज्य व्यवस्था की जैसी प्रकृति होगी, नेचर जैसा उसका होगा, वह उसी के अनुसार लोगों को पहचानने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई इलिटिस्ट स्टेट है, वैसे तो सारे स्टेट इलिटिस्ट होते हैं, ये डेमोक्रेसी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, इलिटिस्ट डेमोक्रेसी जी। तो वह कोशिश उसकी कभी ऐसी नहीं होगी कि वह समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पहचाने और उनकी ओर सुविधाओं की धारा को मोड़ने की कोशिश करे। इसी संदर्भ में देखिए, जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य का वर्ग चरित्र होता है, तो वर्ग चरित्र के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखने की कोशिश किया कि राज्य ऐसे में जो सुविधाएं प्रदान करेगा वह सुविधाओं का बड़ा भाग पूंजीपतियों की ओर जाएगा। एक मार्क्सियन स्टेट भी ऐसा आया सोवियत संघ की क्रांति के बाद, उसका इस संदर्भ में एक बदला हुआ स्वरूप था जी। तो कोई भी राज्य जो वितरण, प्रतिनिधित्व और पहचान से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी, उनको इग्नोर नहीं कर सकता है। पर होता क्या है कि वह इन चीजों को अपने अपने तरीके से ही वह पहचानता है, एक प्रक्रिया बनाता है जी। और वह प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे समाज के बहुत सारे वर्ग उस पहचान से बाहर रह जाते हैं। पिछली बार जैसे मैं बता दिया, चर्चा कर रहा था कि जैसे गे हैं, लेस्बियन हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं,
इन लोगों के साथ जो पहले भेदभाव होता था, और वो भेदभाव ऐसा भेदभाव नहीं था जो कि हम उसको मानवता के आधार पर तार्किक हैं, वो भेदभाव इस लिहाज से नहीं था जैसे गे लोगों के साथ भेदभाव था, लेकिन ये भी देखा गया कि वो अपने रैशनल फैकल्टी में किसी से कम नहीं है। तो धीरे धीरे फिर ये चीजें जब आई तो बहुसंस्कृतिवाद की ओर से यह एक मांग जैसी आती है कि राज्य की जो पहचान, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा और पुनर्वितरण की राजनीति है उसको अधिक समावेशी बनाया जाए। उसका चरित्र जो है वह वर्ग चरित्र जैसा न हो, उसका चरित्र जातीय चरित्र जैसा न हो, बल्कि समाज में जो अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं और उनके जो मांग हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो जब हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे वहाँ भी पहचान आएगा, जब हम प्रतिष्ठा की बात करेंगे वहाँ भी पहचान आएगा, जब हम पुनर्वितरण की बात करेंगे वहाँ भी पहचान आएगा, है ना। इसीलिए यह कहा जाता है कि बहुसंस्कृतिवाद का संबंध पहचान, प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरण और प्रतिष्ठा की राजनीति से भी है। तो इसके अलावा सर जैसे बहुसंस्कृतिवाद के अनेक प्रतिमान हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे प्रोसीजरल एसिमिलेशन, सिविक एसिमिलेशन और मिलेट मॉडल, इन सभी पर थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस प्रकार काम करते हैं, क्या है? हाँ, ये जो जिस मॉडल की आप चर्चा कर रहे हैं वो भिखु पारिख ने ये मॉडल्स डेवलप किए हैं। तो इस मुद्दे पर आने से पहले हम एक दूसरी बात आपसे कर लें कि हम पहले से जब बहुसंस्कृतिवाद एक डिस्कोर्स के रूप में डेवलप नहीं था तब भी एसिमिलेशन की बात करते थे, और तब हम लोग प्रायः दो तरह के मॉडल की चर्चा किया करते थे। एक को हम लोग कहते थे प्रेशर कुकर मॉडल और दूसरा को हम लोग कहते थे सैलिड बाउल मॉडल। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जो प्रेशर कुकर मॉडल ऑफ एसिमिलेशन था, इसमें एसिमिलेशन दबाव के कारण होता था। मतलब यहाँ एक ऐसे समाज की कल्पना करिए जहाँ एक बड़ा समुदाय है और वह अपने आकार की वजह से, अपने पूर्व की प्रतिष्ठा की वजह से, या कहिए कि उसकी जो एथनिसिटी है उसकी वजह से वह अन्य समूहों पर एक दबाव बना लेता था कि उनको वैसा ही करना है, उसी तरह का जीवन जीना है, उसी तरह के मूल्यों को अपने जीवन में उतारना है जैसा वो ग्रेटर कम्युनिटी चाहती है। तो इसको हम लोग प्रेशर कुकर मॉडल कहा करते थे। जैसे हिटलर की जर्मनी को देख लीजिए, मुसोलिनी को इटली को देख लिए, तो वहाँ क्या किया गया कि एक खास कम्युनिटी के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समाज में जो अन्य संस्कृतियाँ हैं, जो मांग के अलग अलग स्वर हैं, उनको दबाया जाए। तो इस तरह का जो मॉडल होता है उसको प्रेशर कुकर मॉडल कहते हैं। और ठीक इसके उलट जो सैलिड बाउल मॉडल होता है उसमें जो अलग अलग संस्कृतियां समाज में हैं वह एक सैलिड बाउल की तरह होती है। जैसे कि हमारा सैलिड बाउल होता है, उसमें खीरा भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, और वो सब मिल करके उस बाउल को एक सुंदरता प्रदान करते हैं। उसमें सबका अपना अपना सेपरेट आइडेंटिटी भी है जी। खीरा है तो वो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी है। टमाटर है तो उसकी आइडेंटिटी है। इसी तरह किसी कम्युनिटी में हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, बैप्टिस्ट हो सकते हैं, एंग्लिकन हो सकते हैं, सिया हो सकते हैं, सुन्नी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो सामाजिक ताना बाना है और उस ताने बाने को ले करके जो एक राजनीतिक प्रक्रिया संचालित होती है, उस राजनीतिक प्रक्रिया को दबावकारी नहीं होना है। तो यह जो प्रतिमान था उसको सैलिड बाउल मॉडल कहते थे। लेकिन ये जो दो मॉडल थे उसमें बहुसंस्कृतिवाद को बहुत ठीक से रखने और समझने की गुंजाइश बनती थी, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से जब भिखु पारिख ने प्रस्तावित किया तो एक को वह कहते हैं प्रोसीजरल एसिमिलेशन। प्रोसीजरल एसिमिलेशन जब मैं कहता हूँ तो जॉन रॉल्स की सीधे याद आ जाती है, क्योंकि जॉन रॉल्स ने भी क्या किया, जो उनके न्याय का सिद्धांत है जिसको हम सब जानते हैं कि वह प्योर प्रोसीजरल जस्टिस है। तो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस में स्टेट
एक बार प्रोसीजर तय कर देता है जी। और प्रोसीजर तय करने के बाद वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। और यह प्रोसीजर वो तय कहाँ कर रहा है? यह प्रोसीजर वो एक ऐसे समाज में तय कर रहा है जहां पर लोगों के हित अलग अलग है, जहां लोगों की संस्कृतियां अलग अलग हैं, लोगों के पहचान अलग अलग है। पर जॉन रॉल्स के दृष्टिकोण में कमी यह थी कि जो यह अलग अलग पृष्ठभूमि है इसको वो नकार देना चाहते हैं। लेकिन भिखू पारिक जब प्रोसीजरल एसिमिलेशन की बात करते हैं, हालांकि उसमें इगेलिटेरियन जस्टिस का एंगल है, पर उसमें कहने का प्रयास ये किया गया है कि राज्य को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, राज्य को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब ऐसा समाज हो जहां पर जो एथनिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के डाइवर्सिटी है, अनइवन डेवलपमेंट है, ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है कि लोगों की पहचान अलग अलग हो जाती है, लोगों की डिमांड अलग अलग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह देखते हैं भिखू पारिक कि राज्य कम हस्तक्षेप करे। राज्य क्या करे कि जो विधि का शासन है, कानून व्यवस्था का शासन है, वह उसको लागू करने का, स्थापित करने का प्रयास करे और बाकी जो चीजें हैं उसको धीरे धीरे एक प्रोसेस में समाज से, जो समाज की सूक्ष्म गतिकी होती है, समाज की स्थूल गतिकी होती है, उसके द्वारा धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि राज्य यदि यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा तो जाहिर सी बात है कि राज्य किसी की ओर से हस्तक्षेप करेगा, चाहे वह क्लास इंटरेस्ट हो, चाहे कास्ट इंटरेस्ट हो, चाहे कल्चरल इंटरेस्ट हो। तो ऐसी अवस्था में सबसे उपयुक्त माध्यम के रूप में जो प्रोसीजरल एसिमिलेशन है, उसको जो भिखू पारिक कहते हैं, उसमें यही बताना चाहते हैं कि प्रोसीजर को फेयर होना चाहिए। उस प्रोसीजर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसीजर के जरिए ही लोगों के साथ भेदभाव किया जाता हो। तो यदि प्रोसीजर भेदभाव नहीं करता है तो इस तरीके से जो एसिमिलेशन होगा उसको प्रोसीजरल एसिमिलेशन का मॉडल कहते हैं। दूसरा इसमें था सिविक एसिमिलेशन का मॉडल। सिविक एसिमिलेशन के मॉडल में जो राज्य की भूमिका है उसको थोड़ा कम देखा गया है। कम इसलिए देखा गया है कि आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी समाज में जो अलग अलग संस्कृतियां रहती हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वह सिर्फ राज्य की दबाव की वजह से आपस में सहयोग करते हैं, बल्कि यह सहयोग उनमें स्वैच्छिक रूप से भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो स्वैच्छिक रूप से उत्पन्न हो जाने वाला सहयोग है, एसिमिलेशन है, उसी को नागरिक समावेशन कहते हैं। बशर्ते यह समाज वैसा होना चाहिए, और यहीं पर राज्य की भूमिका आ जाती है, जिसमें नागरिक कौन है यह परिभाषित करते समय राज्य को किसी एक ओर अधिक झुके नहीं होना चाहिए। और तीसरा मिलेट मॉडल था। ये जो दो मॉडल पहले मैं कहा वो तो हम अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखते हैं, ये टर्म भी उधर से ही आते हैं। लेकिन जो मिलेट मॉडल है वह इतिहास से लिया गया है। मध्य युग में जब ओटोमन एम्पायर है या जो रोमन एम्पायर है, तो यहाँ पर क्या होता था कि ये सब एम्पायर इतने बड़े थे और यहाँ पर इतनी अधिक संस्कृतियों के लोग रहते थे कि ऐसी अवस्था में खुद राज्य के लिए यह संभव नहीं था, एम्पायर के लिए यह पॉसिबल नहीं था कि वह उन सारी चीजों की देख रेख कर सके। तो ऐसे में क्या करता था जो तब का स्टेट है, वह जो कल्चरल स्फीयर है उसको व्यक्ति के निजी जीवन में मुक्त छोड़ देता था, उसमें हस्तक्षेप कम से कम करने की कोशिश करता था।
और उसी दरमियान आप देखिए कि जो व्यापारी समुदाय आया करता था, एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में जाते थे, जी और तब का बाजार ऐसा नहीं होता था कि वो कोई वस्तु लेकर के आए हैं तो 1 घंटे के भीतर बिक जाए। उनको काफी लंबे समय तक रहना पड़ता था एक साम्राज्य में। तो उस वक्त राज्य क्या करता था कि जो उनके अधिकार हैं, हो सकता है कि वो ऐसे लोग आ गए हों जो अपने समाज की संस्कृति, मूल्य, भाषा इत्यादि से अलग मान्यता रखते हो, लेकिन तब राज्य क्या करता था कि उन व्यापारी समूहों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो यह जो मॉडल दिखा था भिखु पारिख को, उसी को वो मिलेट मॉडल कहते हैं। और इसके जरिए भी वो चाहते हैं कि इसके जरिए भी एक मतलब मॉडल डेवलप करते हैं कि यह भी मल्टीकल्चरलिज्म का एक प्रोसीजरल मॉडल है। अब हम भाग 2 के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। इसमें सर एक माइकल वॉल्जर का एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कहीं बहुसंस्कृतिवाद माइकल वॉल्जर के कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की ओर जाता है क्या कहीं? अब अभी तक मतलब पिछले भाग में और इस भाग में जो आप सवाल हमसे पूछे हैं उसमें सबसे जटिल सवाल यही है। जटिल इसलिए है कि जो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का सिद्धांत है वॉल्जर का, उसमें यह दिखाना चाहते हैं वो कि समाज में किसी एक समय में ऐसा नहीं होता है कि वितरण की कोई एक ही प्रणाली प्रचलित हो। बहुत सी प्रणालियां परिचित हो सकती हैं। जैसे परिवार भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है अपने सदस्यों के बीच में, शिक्षण संस्थान भी करते हैं, राज्य भी करता है, जो एथनिक कम्युनिटीज हैं वो भी करते हैं, कल्चरल ग्रुप्स हैं वो भी करते हैं, और समाज इन सब से मिल करके बनता है। वास्तव में वॉल्जर जब सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में अंतर करके बात समझाना चाह रहे थे तो उनका लक्ष्य था जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करना। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि मल्टीकल्चरलिज्म का विकास भी जो लिबरलिज्म और इगलिटेरियनिज्म के बीच में डिबेट है उस डिबेट से हुआ है। तो वॉल्जर यह दिखाना चाहते हैं कि रॉल्स ने क्या किया है कि वितरण की एक प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया है कि सारी डिलीवरीज उसी के जरिए होंगी, और ये खुद दिखाना चाहते हैं उसकी आलोचना में कि कोई भी समाज ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी सोशल गुड्स, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं की डिलीवरी का, वितरण का कोई एक ही प्रणाली हो। अब इस अवधारणा के साथ जब हम मल्टीकल्चरलिज्म को जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर से कुछ बातों पर ध्यान रखना हो, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जी। वो ऐसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है और अपने चयन से वो डॉक्टर बना है, जीवन में जिन चीजों को वो चुना उसकी वजह से वो डॉक्टर बन गया। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में जिन चीजों को चुना उसकी वजह से वो किसान बन गया। तो हमको दिखाई पड़ता है कि एक क्षेत्र में डॉक्टर जो कर सकता है उस क्षेत्र में कम से कम किसान वह नहीं कर सकता है, लेकिन किसान जो कर सकता है वह डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। हम लोग जब प्राचीन तरीके से मतलब सिंपल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के जरिए इन चीज़ों को समझते थे तो कई बार ऐसा दिखाई पड़ता था कि डॉक्टर बहुत ऊंचे पोजीशन में है, किसान थोड़ा नीचे पोजीशन में है। पर यह चयन का मामला है और वितरण की किसी न किसी प्रक्रिया से सामने आया है। अब जो अगली बात वॉल्जर कहते हैं कि जीवन के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर ये डॉक्टर और ये किसान दोनों वंचित हैं। जैसे मान लिए कोई अपने जीवन में चयन किया कि वह खिलाड़ी बनेगा, क्रिकेटर बन गया, तो यदि क्रिकेटर के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा कि जो चीजें एक क्रिकेटर को उपलब्ध हैं, जो क्षमताएं उसके पास हैं,
वह डॉक्टर के पास नहीं होगी और वह उधर किसान के पास नहीं होगी। तो वास्तव में हमारा समाज चलता तो इसी तरह से है, जी। और हमारी समाज की जरूरतें भी इसी तरीके से होती है कि कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई किसान हो, कोई क्रिकेटर हो। पर यदि हम वितरण की कोई एक प्रणाली लागू कर देते हैं तो फिर उसमें ऐसा लगता है कि किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील, किसी को किसान नहीं होना है। ठीक है, जबकि समाज में ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स अलग अलग पहचान को भी सामने रखते हैं, और अलग अलग पहचान को जब सामने रखते हैं तो उनके साथ ज्यादा समावेशी व्यवहार तभी किया जा सकता है कि जब उनकी उस पहचान को प्रतिनिधित्व की राजनीति में, प्रतिष्ठा की राजनीति में, पुनर्वितरण की राजनीति में शामिल किया जाए। इसीलिए वॉल्जर का जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का मॉडल है वह मल्टीकल्चरलिज्म से नजदीक जाता हुआ दिखता है। लेकिन वाल्जर के का जो कम्युनिटेरियन एंगल है, वाल्जर का यह जो प्रस्ताव है, हम यह कहें कि पूरा मल्टीकल्चरलिज्म वैसा है तो ये बात सही नहीं होगी। वजह इसका ये है कि जो कम्युनिटेरियनिज्म है उसका मुख्य यह कहना होता है कि जो समाज के मूल्य हैं उन समाज के मूल्यों की वजह से भी न्याय की स्थापना होती है। इसीलिए न्याय की स्थापना करने के क्रम में सामाजिक मूल्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और जब सामाजिक मूल्य हैं अलग अलग, इसका मतलब संस्कृतियां भी हैं, तो फिर अलग अलग पहचान भी हैं, और इस अवस्था में उन पहचानों को शामिल किया जाना चाहिए जो राजनीतिक निर्णय है उसमें, और वो सब फिर उसी से बन के आते हैं, पहचान, प्रतिनिधित्व, पुनर्वितरण, प्रतिष्ठा इत्यादि की राजनीति। तो मैं समझता हूँ कि आप जो बातचीत आज हमसे करना चाह रहे थे वह यहाँ आकर के पूरा हो जाता है। जी सर, आज इस बहुसंस्कृतिवाद के भाग 2 का यहीं समापन करेंगे, और इतनी सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत